मित्रों, ज्योग्राफी हमेशा से जिज्ञासा से भरे हुए विषय के रूप में जाना जाता है। इसमें विज्ञान के जैसा प्रायोगिक तथ्य तो है ही, साथ ही कला विषय के समान ज्ञान भी भरा हुआ है। यह एक विकासशील विज्ञान है जिसका अध्ययन पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही जुड़ा हुआ है। दो शब्द जियो और ग्रेफिया से बना यह विषय, जियो मीन्स अर्थ और ग्रेफिया मीन्स डिस्क्रिप्शन के साथ प्रस्तुत होता है। प्राचीन कालीन रोम एवं यूनान के कई महत्वपूर्ण विद्वानों जैसे अनेक्जिमेंडर, हेकेटियस, अरस्तु, इरेटास्थनीज, हेरोडोटस, हिपारचूस, पोलिबियस, पेसिडोनियस, स्ट्रेबो, टॉलमी आदि ने अपने विस्तृत ज्ञान से इस विषय को समृद्ध तो बनाया ही, साथ ही इरेटास्थनीज ने सर्वप्रथम ज्योग्राफी अर्थात भूगोल शब्द का प्रयोग किया। इसी कारण ये फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहलाए। टॉलमी इस विषय को आभामय विज्ञान के रूप में मानते हुए पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखते हैं। खैर, यह विषय भूगोल सचमुच में अद्वितीय आभा आनी प्रकाश से भरा हुआ है। इस पर हम लोग और भी जानकारी बारी बारी से हर एक क्लास में लेते रहेंगे। आज का विषय हवा अर्थात वाइंड और उसका प्रकार है। तो चले अपने विषय पर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, एक स्थान पर निश्चित दिशा की ओर चलती वायु मीन्स एयर ही पवन अर्थात वाइंड कहलाती है। वायुदाब की असमानता को दूर करने का प्राकृतिक प्रयास ही तो पवन है। तभी तो फिंच और ट्रिवार्था यही मानते हैं। वायु प्रवाह हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। सूर्य की उष्णता के कारण पृथ्वी पर वायुदाब की असमानता सदैव ही विद्यमान रहती है, जो पवन के प्रवाह के कारण बनते हैं। सामान्यतः गर्मी से हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है तथा ऊपर उठ जाने से वहाँ बने रिक्त वायु क्षेत्र को भरने हेतु भी हवा चलती है। यही तो समीर है। सूर्य का ताप से विषुवत रेखा पर वायुदाब निम्न एवं ध्रुवों पर उच्च वायुदाब होना लाजमी ही तो है। हालांकि पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पवन की दिशाओं को बदल देता है। फेरर का नियम भी तो ही बताता है। उत्तरी गोलार्ध में बहने वाली पवनें इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की पवनें अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। पवन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला सनातनी या स्थायी पवन, जबकि दूसरा स्थानीय या अस्थायी पवन। सदैव एक ही क्रम में एक निश्चित दिशा में सालों भर चलने वाले पवन सनातनी कहलाते हैं, जबकि ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलने वाले पवनें सामयिक या स्थानीय होती है। मित्रों, सनातनी पवनें ग्रहीय पवन भी कहलाती है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति पृथ्वी के तापक्रम तथा पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न उच्च एवं निम्न वायुदाब से संबंधित होता है। सनातनी पवन मूलतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला, वाइंड इन द ट्रॉपिक्स। ये ट्रॉपिक प्रदेशों में सामान्यतः 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ अक्षांशों में उपलब्ध होते हैं। इन प्रदेशों में वाइंड लगभग समान होते हैं। हाँ, भूमध्य रेखा के समीप डोल्ड्रम या शांत पेटी होता है। डोल्ड्रम भूमध्य रेखा के 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ अक्षांशीय क्षेत्र में बनता है। जैसा कि आप जानते हैं, अत्यधिक गर्मी के कारण वहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। वहाँ वायु का प्रवाह भूपृष्ठ से ऊपर की ओर होता है। विषुवत रेखा के निकट डोल्ड्रम 3 उपक्षेत्र बनाते हैं। हिंद प्रशांत डोल्ड्रम, भूमध्य रेखा के समीप पश्चिमी अफ्रीकी किनारे पर बना डोल्ड्रम तथा तीसरा मध्य अमेरिकी पश्चिमी किनारे पर बना डोल्ड्रम। अब चर्चा ट्रेड वाइंड की, जो व्यापारिक पवन कहलाता है। यह पवन ट्रॉपिक उच्च वायुदाब से विषुवत रेखा की निम्न वायुदाब की ओर बहती है। ये सन्मार्गी पवन भी कहलाती है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। क्योंकि इनकी निश्चित दिशा होने के कारण
ही प्राचीन काल में व्यापारी इन्हीं पवन के सहारे अपनी पाल युक्त नावों से समुद्री यात्रा किया करते थे। हालांकि धरातल से उच्च वायुदाब से ये पवनें चलती हैं, अतः ये शुष्क होती हैं। अब पछुआ पवन को भी जाना जाए, ये पवनें उच्च वायुदाब वाले ट्रॉपिक से क्षेत्र से ध्रुव के निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। क्योंकि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में ये पवनें 35 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश से लेकर 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों तक चलती है। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। ये हवाएं ध्रुवों पर शीतोष्ण वाताग्र बनाते हैं, जो चक्रवात और प्रतिचक्रवात की उत्पत्ति करते हैं। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता होने के कारण इस पवन की व्यवस्था बड़ी विचित्र हो जाती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की न्यूनता से ये गरजता चालीसा यानी रोरिंग 40 डिग्री अक्षांश पर, भयंकर 50 फ्यूरियस 50 डिग्री अक्षांश पर तथा चिखता 60 डिग्री अक्षांश पर बनाते हैं। और इस भाग का अंतिम सनातनी पवन ध्रुवीय पवन है, जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व होती है। ग्रीष्मकालीन वायुदाब पेटियों में खिसकाव से इनके क्षेत्र में संकुचन होता है, लेकिन शीतकाल में इनका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। ध्रुवीय पवनें प्रायः 70 डिग्री या 80 डिग्री अक्षांशों पर चलती है। सामान्यतः ये पवन भी चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात उत्पत्ति करते हैं। अब स्थानीय पवन की बारी है। एक ही दिशा में सदैव नहीं चलने वाले ये पवन समय और ऋतु के अनुसार अपने डायरेक्शन को बदलते रहते हैं। इस प्रकार के पवन के अंतर्गत मानसूनी पवन है, जलीय और स्थलीय पवन तथा पर्वत और घाटी समीर आते हैं। मानसूनी पवन दो प्रकार के होते हैं। पहला शीतकालीन मानसूनी पवन, जो स्थल से समुद्र की ओर चलती है, शुष्क और ठंडी होती है, जबकि ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवन समुद्र से स्थल की ओर बहती है तथा वाष्प युक्त होती है। यही पवन हमारे देश भारत में वर्षा प्रदान करती है। समुद्र के किनारे जलीय तथा स्थलीय समीर उत्पन्न होता है। जल की अपेक्षा स्थल भाग जल्दी गर्म और ठंडे हो जाते हैं। इस कारण दिन में समुद्र से स्थल की ओर तथा रात में स्थल से समुद्र की ओर पवन चलता है। दिन में चलने वाला पवन जलीय तथा रात में चलने वाला पवन स्थलीय कहलाता है। अब माउंटेन एवं वैली ब्रिज को भी जान ले। दिन के गर्मी के कारण घाटियों की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, तो उसके जगह को भरने के लिए पर्वत से घाटियों की ओर पवन चलता है। क्योंकि घाटी से पर्वत के ढालों के सहारे उठने वाली हवा को घाटी समीर कहते हैं, जो घाटी में वर्षा भी प्रदान करती है। जबकि रात्रि में यही पवनें ठंडे होकर धीरे धीरे घाटियों में एकत्र हो जाती है, जो पर्वतीय समीर कहलाता है। पर्वतों से घाटियों की ओर बहने वाली पवन को गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी वाइंड या उत्प्रेक्षक यानी कैटाबेटिक पवन भी कहा जाता है। मित्रों, पवन के संदर्भ में दो ही बात याद रखें। पहला, पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर ही बहती है सदा, और दूसरा, पवन हमेशा अपने प्रवाह में फेरल नियम का अनुसरण करता है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छी प्रकार से इस संदर्भ को आत्मसात कर लिए होंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले विषय के साथ। धन्यवाद।